रहीम। सबसे पहले तो आप देखें कि जो लफ्ज़ टेंस है इसका उर्दू में मीनिंग क्या होता है। लफ्ज़ टेंस जो है इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़माना। तो अगर मैं इसको टेंसिस कर दूं यानी इसका प्लूरल कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा, ये बन जाएगा ज़माने। ठीक है। अब हम सबको पता है कि ज़माने जो हैं वो बुनियादी तौर पर 3 ही ज़माने हैं। ठीक है। एक ज़माना ये है जिसमें हम रह रहे हैं, इस वक्त हमारा मौजूदा ज़माना है। इस मौजूदा ज़माने को जिसमें हम रह रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है। दूसरा ये वाला हमारा ज़माना है जो गुज़र चुका हुआ है उसको हम कहते हैं पास्ट। और तीसरा आने वाला ज़माना है हमारे पास, इस ज़माने को हम कहते हैं फ्यूचर। ये 3 ज़माने हमारे पास मौजूद हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक ज़माना हमारे पास हो गया प्रेजेंट, एक ज़माना हो गया हमारे पास पास्ट और एक ज़माना हमारे पास हो गया फ्यूचर। अब प्रेजेंट जो है ये वाला ज़माना है जिसमें हम सब लोग यंग हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। दूसरा ज़माना ये हमारा पास्ट है जिसमें हम छोटे होते थे, जो गुज़र चुका है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। तीसरा ज़माना फ्यूचर है आने वाला, जिसमें हम इंशाल्लाह डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मौजूद होंगे। तो ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और अच्छा। अब हर ज़माने को आगे हम फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। 4 ब्रांचेस हमने बनाई हुई हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है जो हमने टेंसेस की बनाई हुई है उसका नाम हम अपनी कंट्री में लेते हैं इंडेफिनेट। वैसे इंटरनेशनली तौर पर इसको इंडेफिनेट नहीं बोला जाता, वो इसको सिंपल बोलते हैं। यानी अंग्रेज़ लोग जो हैं, नेटिव स्पीकर जो हैं, वो इसको सिंपल कहते हैं इंटरनेशनली। हम लोग इसको अपनी कंट्री में इंडेफिनेट कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टेंस आ जाता है वो आ जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास परफेक्ट और चौथा हमारे पास आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऊपर वाले दोनों को मिला के बनता है, यानी आप परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला लें तो लास्ट टेंस हमारे पास बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देखें कि ये जो चारों टेंसेस हैं ये हर एक 3-3 होंगे, यानी इंडेफिनेट जो होगा ना वो 3 होंगे। ये प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट होगा, पास्ट का भी इंडेफिनेट होगा और फ्यूचर का भी इंडेफिनेट होगा। यानी एक इंडेफिनेट वो है जो हमारे बचपन में है, एक इंडेफिनेट हमारे इस वक्त ज़माने में है और एक इंडेफिनेट वो होगा वो फ्यूचर में है। वैसे इंटरनेशनली तौर पर इसको क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसी तरह आप कंटिन्यूस को देखें, कंटिन्यूस कितने होंगे? डेफिनेटली कंटिन्यूस भी 3 ही हो जाएंगे, एक प्रेजेंट में कंटिन्यूस, पास्ट में कंटिन्यूस और फ्यूचर में कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ये टोटल हमारे पास जो है 12 ब्रांचेस बन जाती हैं टेंसेस की। बुनियादी टेंसेस 3 ही है, ज़माना 3 होता है, आगे उसको हमने फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम जो सबसे पहली ब्रांच है इंडेफिनेट जो है, हम इंडेफिनेट को देखते हैं कि ये कैसा होता है और इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उर्दू के उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास आ गया इंडेफिनेट, जिसको हम आम तौर पर सिंपल भी कहते हैं। ठीक है। और हमने देखा कि जो हमारे पास इंडेफिनेट है वो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है 3 हो जाएंगे, एक प्रेजेंट का हो जाएगा, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। ठीक हो गया। अब देखें जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के फिक्रे हैं, हम उर्दू ट्रांसलेशन से रिलेटेड करके उसको सीख रहे हैं ना, उर्दू से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होंगे उनके जो भी फिक्रात होंगे उनके लास्ट 2 वर्ड्स को हम देखेंगे वो क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, चिड़िया
दाना इकट्ठा करती है। अब आप देखें इसके लास्ट पे जो वर्ड है करती है, ये जो ती है, ये दो लफ्ज़ आए हैं, ती है। ये दो लफ्ज़ हमें ये बताते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। इन दो वर्ड्स की बेस पे हमने जज करना होता है। यानी इसमें आप देख लें क्या आ रहा है, करती है, ये जो है का लफ्ज़ है, ये हमें अच्छी तरह पता है कि हम लोग उर्दू में जो है का लफ्ज़ है वो प्रेजेंट के लिए बोलते हैं। जब भी हम है बोलते हैं तो इसके हमारा मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारे पास करती है, करती, ये जो करती का लफ्ज़ आ जाता है, ये जो ती का वर्ब है हमारे पास करती, ये जो करती का वर्ब है ये इंडेफिनिट, ठीक है। करती है, करती का मतलब इंडेफिनिट और है का मतलब प्रेजेंट। इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो इसको मैं मतलब आपको अगर बताऊं कि हम कैसे पहचान लेते हैं कि कोई फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें उसके एंड पे जो लफ्ज़ मिलता है वो ता मिलता है, ती मिलता है और ते। करता, करती, करते, सोता, सोती, सोते, भागता, भागती, भागते, ता वाले जितने वर्ब हैं, और उनसे पता चलता है ये इंडेफिनिट है। और अगर है लगा हो, करता है, करती है या करते हैं भी आता है ना, ये जो है और हैं ये हमें प्रेजेंट बताते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि फ़िक्रों के आखिर पे आएगा ता है, ती है और ते हैं। इसी तरह जब आप पास्ट में आ जाते हैं ना तो फ़िक्रों में हमें मिलेगा ता था, क्योंकि हमें पता है कि उर्दू में जो था होता है ये पास्ट की अलामत होता है। अब जब भी को पुराने ज़माने की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, था लगाते हैं। इसी तरह हम लगाएंगे ती थी और साथ हम लगाएंगे ते थे। यानी करता था, करती थी, करते थे, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। यानी आप देखें ना जो करता वाला, जो ता वाला वर्ब है, खाता, सोता, पीता, जागता, भागता, दौड़ता, रोता, मुड़ता, उठता, बैठता, पढ़ता, ता, ये सारे वर्ब जो हैं ये इंडेफिनिट होते हैं। और उसके अगला लफ्ज़ जो है लगाएंगे तो प्रेजेंट, था लगाएंगे तो पास्ट में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब फ्यूचर पे आ जाए। फ्यूचर के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, गा। इसमें ता नहीं आता वर्ब्स में, इसमें सिर्फ गा, गी और गे, ये तीन लफ्ज़ आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो उर्दू का लिखा हुआ सेंटेंस है उसका ताल्लुक़ कौन से टेंस के साथ है, कौन से ज़माने के साथ है। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने फ़िक्रा मैंने चिड़िया वाला, मैं सादा फ़िक्रा लिखता हूँ। हम बर्गर खाते हैं, खाते इंडेफिनिट हो गया और हैं का मतलब प्रेजेंट हो गया। इसी सेंटेंस को मैं खाते थे, हम बर्गर खाते थे। अब देखें ये खाते वही है, खाते वही है, ये दोनों जो है पास्ट ही है ना, दोनों जो हैं इंडेफिनिट है। खाते खाते आया और हैं लग गया तो प्रेजेंट और थे लग गया तो पास्ट हो गया। अब इसी फिक्रे को मैं फ्यूचर में लेकर चलता हूँ। हम बर्गर खाएंगे। देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि आम तौर पे जब हम कोई आने वाला फ्यूचर की बात होती है तो हम उसे गागी से कैसे करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं घर जाके पढ़ूंगा, हम 2-3 हफ्ते बाद मिलेंगे। ये जो गागी गे है ना, जिस जब किसी को धमकी भी लगाते हैं तो उसके लिए भी गे, क्योंकि फ्यूचर में होता है मैं तुम्हें मारूंगा, तो ये गागी गे होता है। तो ये जो गागी गे होता है ये फ्यूचर के लिए होता है, आने वाले ज़माने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो ट्रांसलेशन में हमने देखनी होती है वो हमने यही पहचानना होता है कि हमारा जो उर्दू का फ़िक्र है उसका ताल्लुक़ किस टेंस के साथ है। उसके लिए जो लास्ट लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, थे या गे, ये तो हमें सिंपली बताते हैं प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर। और उसके पीछे ये जो हमारा वर्ब लिखा हुआ होता है ये वर्ब हमें बताता है कि मैं इंडेफिनेट का हूँ या कंटिन्यूस का हूँ या किसी और चीज़ का।
और अगर ये जो वर्ब है ये ते वाला हो, खाता, खाती, खाते, भागता, सोता, तो फिर वो कौन सा होता है? इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? मुश्किल बात तो नहीं है। अब हम करते हैं कि जो हमने उर्दू के फ़िक्रे लिखे हैं अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यानी हम ये देखते हैं अब कि अंग्रेज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे सेंटेंस करते हैं, पास्ट में उनका क्या होता है और फ्यूचर में उनका क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ, हम बर्गर खाते, इसको हम बनाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। हमें पता है कि ये जो हमने फ़िक्रा देख लिया है, खाते से हमें पता चल गया ये इंडेफिनिट है, और हैं से हमें चल गया है पता ये प्रेजेंट है। अब जब हमने इसको बनाना है ट्रांसलेशन में तो बड़ा सादा सा तरीक़ाकार हमने इस्तेमाल करना होता है। हम सबसे पहले हम की ट्रांसलेशन करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे कि हमको कहते क्या इंग्लिश में। हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ये हो गया हुई। उसके बाद ये जो दो लफ्ज़ हैं खाते हैं, इनकी ट्रांसलेशन के लिए अंग्रेज़ लोग एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक हमारा वर्ब बताता है, एक हमारा टेंस बताता है। एक ये बताता है ये इंडेफिनिट है, और एक ये बताता है कि ये प्रेजेंट है। अंग्रेज़ दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ लगाते हैं, यानी वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ईट। उनके ईट में ये दोनों लफ्ज़ हैं, खाते और हैं, ये दोनों लफ्ज़ इसके अंदर ही आ जाते हैं। आपको अलग से हैं का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अंग्रेज़ों का तरीका है भाई, हम उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं लगाते भाई? जैसे अहले ज़ुबान करते हैं, जिनकी लैंग्वेज है वो जैसे करते हैं हमने वैसे ही करना है, हम उस पर एतराज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये ईट आ गया, और उसके बाद लास्ट पे हम वो लगाते हैं जो हम खा रहे हैं, इसको क्या कर देंगे? बर्गर कर देंगे। बड़ा सादा, सिंपल और आसान सा तरीका है ट्रांसलेशन का, कि सबसे पहले आपने इसको लेना है, काम करने वाले को, यानी इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो काम है फिर हम उसको लगाते हैं जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर होता है जिसको हम खा रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सादा सा मेथड होता है ट्रांसलेशन का। और प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है या सिंपल प्रेजेंट है, उसमें हम वर्ब की लगाते हैं पहली फॉर्म। अगर आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। अंग्रेज़ लोग एक लफ्ज़ से ही दोनों चीज़ें कवर करते हैं। एक और सेंटेंस करके देखते हैं, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। अब सबसे पहले उसी तरह हमने किसको लेना है? बिल्ली को लेना है, कैट, और उसके बाद हम ये पीछा करती है, ये पीछा करना वर्ब हो गया, और है से हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट है। तो अंग्रेज़ लोग इतने सारे जो फ्रेगमेंट है, इतना सारा जो हिस्सा है सेंटेंस का, उसकी ट्रांसलेशन एक लफ्ज़ में ही कर देते हैं, फॉलो में। ठीक है, कैट फॉलो। अब फॉलो नहीं लगना होता, यहाँ फॉलोस लगना होता है, एस या एस का इजाफा होता है। ये भी एक रूल है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, तो फिलहाल मैं लगा देता हूँ। ठीक है, कैट फॉलोस, तो किसका पीछा करती है? किसका? चूहे का। अब माउस भी कह लें, रैट भी कह लें, जो मर्जी कह लें, ये मुश्किल बात तो नहीं है, सादा सा बिल्कुल जो है ना। मैंने सबसे पहले देखिए मैंने सब्जेक्ट किया है, फिर मैंने वर्ब की लगाई है फर्स्ट फॉर्म, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, अब मैं आपको पास्ट करके देता हूँ। जो ऊपर मेरा ये वाला सेंटेंस है ना, इसी को हम पास्ट कर लेते हैं। हम बर्गर खाते थे, हम बर्गर खाते थे। अब देखें, सबसे पहले इसी की ट्रांसलेशन होनी है, वही की, और अब इन दो लफ्ज़ों ने आना है, खाते थे। अब जब खाते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब जब आप खाते थे करेंगे तो वही जो वर्ब है जिसकी आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आपने उसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है।
तीन फॉर्म्स होती हैं ना वर्ब की, ईट, एट और ईटन, तीन फॉर्म्स आ गई ना वर्ब की। तो आपने क्या करना है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, अंग्रेज लोग इस सेकंड फॉर्म को लगाते हैं किस लिए, पास्ट बताने के लिए। पहली फॉर्म लगा के वो प्रेजेंट बताते हैं, दूसरी फॉर्म लगा के वो पास्ट बताते हैं। इतना सा चेंज करते हैं, आप प्रेजेंट से पास्ट में छलांग लगा जाते हैं। वी एट बर्गर, क्लियर हो रहा है ना, बात सबको समझ आ रही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सब्जेक्ट ही रहा है, वर्ब भी रहा है, और फ़र्क ये है कि यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट, और जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये सिंपल पास्ट। अब आपने ये वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो याद करनी है ट्रांसलेशन के लिए। ये आपने याद रखना है कि जहाँ थे आएगा वो पास्ट होगा, और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म होती है। एक और सेंटेंस करूँ कि क्लियर हो गया? चलिए अब फ्यूचर पे, नीचे हम फ्यूचर पे देख लेते हैं कि अंग्रेज़ लोगों का फ्यूचर कैसा होता है। हम बर्गर खाएंगे, ये हम इस तरह से इसको करते हैं, हम बर्गर खाएंगे। और अगर कोई इंग्लिश बंदा इसको करेगा तो वो क्या करेगा, उसी तरह से वही वैसे का वैसे ही आएगा, और ईट भी आएगा और बर्गर भी आएगा। यानी ये सिंपल की तरह बिल्कुल ये सेंटेंस लिखा गया जैसे सिंपल होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अंग्रेज़ लोग गे की इंग्लिश करते हैं इस जगह के ऊपर, इसके लिए दो लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, शेल या विल यूज़ करते हैं। यहाँ हमने शेल लगाना है, मैं बता देता हूँ शेल कहाँ लगाना है, विल कहाँ। फ़िलहाल आप बेसिक चीज़ को समझ लें कि अब हम क्या करते हैं, वहाँ या सेंटेंस बोलेंगे वी शैल ईट बर्गर। ऊपर देखें, वी ईट बर्गर फर्स्ट फॉर्म लगाई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी एट बर्गर सेकंड फॉर्म लगाई है, पास्ट इंडेफिनिट। वी शैल ईट बर्गर फ्यूचर आ गया। यानी जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं फ्यूचर का तो हम गा की गे बोलते हैं ना, मैं तुम्हें मारूं गा, तो अंग्रेज़ लोग वहाँ शैल 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 या विल लगाते हैं। आई विल किल यू, आई विल, आई शैल, इस तरह से करके वो बात करते हैं। मेरा ख्याल है तीनों चीज़ें क्लियर। एक सेंटेंस जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, आई टीच 10th, इसी तरह मैं लिखूँ आई टॉट 10th, और आई शैल टीच 10th। पहली फॉर्म है प्रेजेंट है, दूसरी फॉर्म है पास्ट है, और शैल लगा हुआ है और आगे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है ये फ्यूचर है। और हैं तीनों के तीनों क्या, तीनों के तीनों सिंपल हैं, या जिसको हम इंडेफिनेट भी कहते हैं। ये भी इंडेफिनेट है, ये भी इंडेफिनेट है, ये भी, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, और ये। अब इसकी हम अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो आई टीच 10th का मतलब हो गया मैं दहम को पढ़ाता हूँ, और मैं दहम को पढ़ाता था, ये पास्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और आई शैल टीच 10th, मैं दहम को पढ़ाऊँ। खैर बात समझ में आ रही। अच्छा जी, ये आदमी दूसरों को धोखा देता है। और मैं एक और वर्ड याद करता हूँ, ये आदमी दूसरों को हमेशा धोखा देता है। मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है कुछ लफ्ज़ डाल के, तो ऐसा नहीं करें कि सेंटेंस की लेंथ दे के या कुछ लफ्ज़ों को दे के आप परेशान हो जाएं जी कि ये इतना बड़ा सेंटेंस आ गया। जो भी वर्ड्स हों, जैसा भी हो,
बेसिक चीज़ वही रहती है, आपने वैसे ही ट्रांसलेट करना है। देखिए ये क्या आ गया, ये आदमी। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ये आदमी, तो मैं उसको लिखूंगा दिस मैन। आदमी होता तो खाली मैन लिखना था, ये आदमी है तो दिस मैन। और उसके बाद हमने क्या करना है, धोखा देता, इसकी ट्रांसलेशन धोखा देना होता है डिसीव, डिसीव ये धोखा देना होता है। दिस मैन डिसीव्स, अब यहाँ एस लगाना है, ये रूल में अभी बताता हूँ कि हम एस या एस क्यों लगाते हैं। दिस मैन डिसीव्स, अब किन को धोखा देता है, दूसरों को, अदर्स। अच्छा अब हम ऑलवेज लगाना है। देखिए ऑलवेज का ताल्लुक किसके साथ है, डिसीव्स के साथ, धोखा देने के साथ, हमेशा धोखा देता है। तो अब ऑलवेज जो आप लगाएंगे वो डिसीव के साथ साथ लगाएंगे, या इसके बाद लगाएंगे या इससे पहले लगाएंगे। तो हम देखते हैं दिस मैन, अब यहाँ पे अगर हम ऑलवेज लगाते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल है। दिस मैन ऑलवेज डिसीव्स। इस तरह के जो बाकी लफ्ज़ आते हैं, ऑलवेज, ये वो दूसरी चीज़ें जो आ जाती हैं वो अपनी जगह के हिसाब से फिट हो जाती हैं। बेसिक चीज़ हमारी देखें क्या रहती है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट, यही चीज़ हमारी मौजूद रहती है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में बनाऊं तो है को मैं क्या कर दूंगा, था कर दूंगा, धोखा देता था। और यहाँ जो मैंने डिसीव्स लगाया है इसकी सेकंड फॉर्म में लगा दूंगा डिसीव्ड, यही फिक्रा पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और आगे देखें, इसका अगर मैं गा लगा दूं, ये आदमी दूसरों को धोखा देगा, ये इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं लगाऊंगा विल, नहीं यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैन के बाद विल लगाऊंगा। दिस मैन विल डिसीव अदर्स, फर्स्ट फॉर्म पहले ही लगी हुई है, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है। सो दिस मैन विल डिसीव अदर्स, अब यहाँ एस नहीं आएगा, दिस मैन विल डिसीव। मेरा ख्याल है समझ आ रही ना, सिंपल की अच्छी तरह पता लग गया।